शेयर कर दिया है, बता देना हमको। हो गया। हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंटेलिजेंस कैरियर इंस्टीट्यूट। Myself Dr. Intikha Wadir. Today I am going to discuss about the growth model. This is the fourth lecture of ecology. बहुत फास्ट ज्वाइन करिए बच्चों। हाँ, इसमें वो करो पहले। हाँ, शाम शेयर कर दो। आज ही बच्चों बहुत फास्ट ज्वाइन करिए। बहुत सारे बच्चे गायब हैं अभी। बहुत फास्ट ज्वाइन करिए बच्चों। आज ही बच्चों सुमैया लाइक वालेकुम अस्सलाम। आ जाओ बेटा, बहुत फास्ट ज्वाइन करिए। चलिए बच्चों शुरू करते हैं हम लोग, है ना। शुरू करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली थी, आज हम लोग ग्रोथ मॉडल्स कवर करेंगे, ठीक है ना। एडेप्टेशन पढ़ा दिया था, आज हमें पढ़ना है ग्रोथ मॉडल। पॉपुलेशन भी पढ़ा दिया था कल, याद आ रहा होगा आप लोगों को। नेटिलिटी, मॉर्टिलिटी, इमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन भी पढ़ा दिया था आपको। चलिए आज हमें पढ़ना है बच्चों ग्रोथ मॉडल, है ना। ठीक, आ गए सभी लोग। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। सब लोग आ जाइए बच्चों बहुत फास्ट। मेरे ख्याल से शुरू कर दिया जाए लेक्चर, है ना। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं बच्चों ग्रोथ मॉडल में। हम लोग पढ़ेंगे आज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होती है, बहुत अच्छे से समझिएगा। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब होता है बच्चों जब रिसोर्सेस क्या हो, अनलिमिटेड हो। रिसोर्सेस क्या हो बच्चों, अनलिमिटेड। ठीक, रिसोर्सेस क्या हो, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड का मतलब क्या होता है, रिसोर्सेज अनलिमिटेड यानी खाना पीना और स्पेस जो है बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो, ठीक है ना। खाना पीना सब कुछ अवेलेबल हो। जब खाना पीना बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता है तो हर ऑर्गेनिज्म को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड मिलता है, ठीक, जिससे वो क्या करता है, उसको इनटेक करके और अपनी ग्रोथ करता है, ठीक। जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप किसी भी कंट्री की बात करें, हर कंट्री के अंदर आपको देखने को मिलेगा, कुछ लोग आपको देखने को ऐसे मिलेंगे जो भूख से जो है मर रहे होते हैं, है ना। कुछ लोग माल नरिश्ड आपको देखने को मिलेंगे कि जिनके अंदर माल न्यूट्रिशन होगा। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं तो ये पॉसिबल नहीं होता है कि रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा अवेलेबल हों। एक समय के बाद जो है रिसोर्सेज कम होना शुरू हो जाते हैं, ठीक। ये लाइट प्रॉपर नहीं है, इसको चेंज करो पोजीशन। नहीं, इसकी लाइट सही नहीं पड़ रही, इसको हटा दो, ठीक।
तो यहाँ पे क्या है, रिसोर्सेज फूड एंड स्पेस अवेलेबल, ठीक, इज ऑब्वियसली इसेंशियल फॉर द अनइम्पेडेड ग्रोथ ऑफ ए पॉपुलेशन। ठीक, आइडियली व्हेन रिसोर्सेज हैबिटेट आर अनलिमिटेड, जब रिसोर्सेज क्या होंगे, अनलिमिटेड होंगे, ईच स्पीशीज, हर स्पीशीज हैज द एबिलिटी टू रियलाइज इट्स फुल्ली इनेट पोटेंशियल्स एंड ग्रो इन नंबर। ठीक, अब तो और खराब हो रहा है, लाइट बहुत ज़्यादा तो नहीं है, चलो उसको चलाओ। क्लियर हो रहा है बच्चों? नीट स्टूडेंट, कल से क्रैश कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, क्लियर हो रहा है बच्चों सभी को? तो यहाँ पे क्या है बच्चों कि हर स्पीशीज क्या करेगी बच्चों, ग्रो, मैक्सिमली ग्रो करेगी, एज डार्विन ऑब्जर्व वाइल डेवलप द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक, देन द अब नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी किस पे बेस्ड थी बच्चों, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पे, है ना। जो क्या होगा, जिसके अंदर फिजिकल फिटनेस होगी, रिप्रोडक्टिव फिट होगा, वही क्या करेगा, सर्वाइव करेगा। ठीक, इसको ऊपर कहां से जाएगा निशान, बताओ निशान ऊपर कहां से आएगा? हाँ ठीक, आइए। हाँ सब कुछ भूल गया, बहुत दिनों के बाद क्लास ले रहे हैं बेटा, इसी वजह से सारी चीज़ें जो है भूल चुकी हैं हमको, है ना, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, इन अ पॉपुलेशन साइज एन, द बर्थ रेट्स आर द टोटल नंबर पर कैपिटा बर्थ। अब यहाँ पे देखिए हम लोग बी से क्या होता है बच्चों, बर्थ रेट पर कैपिटा, पर कैपिटा का मतलब पर हेड, ठीक है ना, पर हेड बर्थ कितनी हो रही है। और डी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, डेथ रेट पर कैपिटा डेथ रेट, ठीक है ना, पर कैपिटा का मतलब क्या होता है, हेड, ठीक है ना। तो जो आर वैल्यू होती है बच्चों, आर इज इक्वल टू क्या होता है, आर इज इक्वल टू बी माइनस डी, बर्थ माइनस डेथ। आर क्या है, एक्सपोनेंशियल रेट, ठीक, आर क्या है, आर इज इक्वल टू बर्थ माइनस डेथ। अब मैं एक चीज आपको यहाँ पे सिखाऊंगा, ये बहुत अच्छे से सीखिए सभी लोग, स्पेस मिल जाए मुझे थोड़ा सा, यहाँ पे ये देखिए स्पेस है। तो यहाँ पे एक बात समझ लीजिए सभी लोग, रेड कलर मैक्सिमली विजिबल है। अभी हम लोगों ने बात किया बर्थ रेट की, अभी हम लोगों ने बात किया बच्चों बर्थ रेट की। अब देखिए बर्थ रेट क्या होता है, ठीक, बर्थ रेट मैंने बताया था आप लोगों को, पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का बर्थ, कितना बर्थ हो रहा है। सभी लोग लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। बिल्कुल, एक बात अब यहाँ पे दिमाग लगा के समझिए। अब बर्थ रेट देखिए क्या होता है, मान लीजिए हमारा आजकल बर्थ रेट कितना चल रहा है, कोई बता सकता है? पर डे जो है कितनी बर्थ हो रही है, पर डे कितने लोग पैदा हो रहे हैं, कोई बता सकता है? 1000 पीपल में पर डे कितने लोग पैदा हो रहे हैं, ठीक, तो कितना जो है बर्थ हो रहा है, कोई बता सकता है? हम लोग ये 1000 में क्यों मेजर करते हैं, ये भी कोई बता सकता है कि हम लोग 1000 में क्यों मेजर करते हैं? अब देखिए ये बात समझिए, 2-3 बातें हैं। कभी भी बर्थ को हम लोग 1000 में इस वजह से मेजर करते हैं बच्चों कि मान लीजिए एक विलेज है, ये एक विलेज है, यहाँ की पॉपुलेशन 5000 है। कितनी है बच्चों? 5000 है, ठीक। एक कोई छोटा सा विलेज है, वहाँ की पॉपुलेशन 5000 है। अब वहाँ पे हम लोग तो एक एक घर में जाके जो है वो डिस्कस तो करेंगे नहीं कि आपके यहाँ कितने बच्चे पैदा हुए, है ना। हो सकता है वो दौड़ा लें तुमको कि ये पूछने आए हो कि हमारे घर कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, है ना।
तो आपको क्या करना है, हम लोग इसी वजह से बर्थ हमेशा 1000 पॉपुलेशन में लेते हैं ताकि हमारी स्टडी जो हो जाए आसानी से हो जाए, स्टडी हम लोग इजीली कर सकें। क्योंकि आप 1000 लोगों की जो है स्टडी करेंगे, मान लीजिए 1000 में बर्थ उसमें आपको मिली 15 लोग नए जो है 15 लोगों का जन्म हुआ, तो अब आप 5000 में निकालिए, 5000 में कितने लोग हो जाएंगे बच्चों, 5000 में कितने हो जाएंगे, 15 इंटू 5 75। स्टडी आसानी हो गई, स्टडी बताइए स्टडी आसानी हुई कि नहीं। हम लोग कभी भी बर्थ जो है 1000 पीपल की स्टडी करके हम लोग पता लगाते हैं कितने लोगों का जन्म हुआ है ना। तो क्योंकि अभी इस पॉपुलेशन मान लीजिए 50,000 होती, तो आप 50,000 की अगर स्टडी करने जाएंगे घर घर तो ये तो बहुत मुश्किल होगा, है ना, तब तो बहुत मुश्किल होगा और भी मुश्किल होगा। तो इस वक्त हम लोग क्या करते हैं कि 1000 पीपल की स्टडी करके जितनी बर्थ मान लीजिए अगर 20 आ रही है, इसके बाद हम लोग जो है उससे मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं। बात समझ गए सर? क्रैश कोर्स के लेक्चर टाइम में डाउट्स क्लियर करेंगे या नहीं? बिल्कुल क्लियर होंगे बेटा डाउट्स। 30 मिनट में जो है आपके लेक्चर कवर होंगे। 45 मिनट में आपके 90 क्वेश्चन कराए जाएंगे। इसके बाद आपको डाउट दिए जाएंगे, जो भी क्वेश्चन होगा 15 मिनट आप पूछ सकते हैं। ठीक, तो बताइए ये बात समझ में आई सबको कि बर्थ हम लोग कैसे निकालते हैं। अगर किसी पॉपुलेशन का निकालना है आपको तो कैसे निकालेंगे? मरेगा कम दौड़ेगा ज्यादा। सर बताइए ये बात समझ में आई? जी सर, जी सर, जी सर। अब देखिए, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इस वक्त जो है बर्थ रेट कितना चल रहा है, गूगल करके कोई बता सकता है मुझे कि 1000 में कितने लोग पैदा हो रहे हैं? और यही होता है डेथ रेट। डेथ रेट भी हम लोग ऐसे ही निकालते हैं। तो मुझे कौन बताने वाला है? कोई है ऐसा जो मुझे बता दे कि आजकल 1000 में कितने लोगों का बर्थ हो रहा है? तो बर्थ जो हो रहा है बच्चों, आजकल जो रेट चल रहा है ये चल रहा है 24 लोगों का जन्म हो रहा है 1000 पीपल में। 1000 लोगों में 24 लोगों का जन्म हो रहा है। ठीक, तो कितना हो जाएगा ये बच्चों? इसको ज़रा आप अगर तो 0.24 आएगा। ठीक, ये हो गया बर्थ। और डेथ कितने लोगों की हो रही है? डेथ रेट अगर हम निकालें बच्चों तो डेथ रेट इज इक्वल टू कितने लोगों की डेथ हो रही है? 1000 लोगों में कितने लोगों की डेथ हो रही है ये भी याद रखिएगा। 7.4 कितने? 7.4 लोगों की जो है डेथ हो रही है 1000 में। कितने बच्चों? 1000 पीपल में 7.4। तो ये बताइए कितना आएगा अगर इसको आप कैंसिल करें? तो यहाँ पे आएगा 0.074, है ना, 0.074। अब ये R क्या होता है बच्चों? अब जो हमें निकालना है वो समझिए। अभी मैंने आपको बताया था कि हमें निकालना है R एक्सपोनेंशियल रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। R क्या होता है? अब R इज इक्वल टू होता है, R इज इक्वल टू बर्थ माइनस डेथ। ठीक, तो अभी जो वैल्यू आई है ये सन 2021 का हम लोग निकाल रहे हैं बच्चों। सन 2021 की बात कर रहे हैं। तुम्हारी एनसीईआरटी ने किसी और ईयर का मेंशन किया है, अभी उसकी भी मैं बात करूंगा। तो अब यहाँ पे बताइए बर्थ कितना हुआ? 0.24 माइनस डेथ कितनी हो गई? 0.074। तो R कितना आएगा बच्चों? इसमें आप माइनस करके निकाल लीजिएगा। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे बताइए बछवा, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? निकाल लेना, माइनस कर लेना कैलकुलेटर से, हमसे ना कराओ। कर लोगे? नहीं कर पाओगे? कोई बोल ही नहीं रहा है।
करेंगे, कर लेंगे डॉक्टर साहब अभिषेक। चलिए ठीक है, मेरे ख्याल से कर लेंगे आप लोग। अब मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक? मेरे ख्याल से क्लियर है। अब हम लोग देखिए फार्मूला पढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ बच्चों, ये देखिए, देन इंक्रीज और डिक्रीज इन ड्यूरिंग टाइम पीरियड, ठीक है। dn अपान dt क्या होता है? अब dn अपान dt क्या होता है, इसका बच्चों हम डेरिवेशन कर सकते थे, लेकिन आपके लेवल पे डेरिवेशन पूछा नहीं जाएगा, इस वजह से हम डेरिवेशंस में नहीं जा रहे हैं, ठीक है ना। dn अपान dt जो होता है बच्चों, लिख लीजिएगा, dn अपान dt इज इक्वल टू चेंज इन पॉपुलेशन साइज, चेंज इन पॉपुलेशन साइज, चेंज इन पॉपुलेशन साइज को हम लोग बोलते हैं dn बाई dt। dn बाई dt इज इक्वल टू होता है बच्चों बर्थ माइनस डेथ इनटू n, ठीक, नंबर ऑफ पॉपुलेशन, n नंबर ऑफ पॉपुलेशन। और अब b माइनस डी इज इक्वल टू r होता है ना, बर्थ माइनस डेथ इज इक्वल टू r। देन हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, dn बाई dt इज इक्वल टू rn, है ना, ये फार्मूला लिख सकते हैं। क्लियर? क्लियर है बच्चों? सभी लोग लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करें बेटा, मेरे ख्याल से क्लियर है बात। अब ऊपर देखिए, r इन दिस इक्वेशन क्या है, पूछ रहा है कि r इन दिस इक्वेशन क्या है। r इज कॉल्ड इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। r क्या है ये पूछा जाता है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज r, व्हाट इज dn बाई dt एंड व्हाट इज r, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसको आप याद रखिएगा कि r क्या है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स चूजन फॉर असेसिंग द impacts of biotic abiotic factor on a population growth, ठीक, कोई इंपॉर्टेंट नहीं। जो पहले से रेड लाइन किया हुआ है वो इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है ना, जो पहले से रेड लाइन किया हुआ है। नबी अहमद, खास तौर से आप देखिए, नबी अहमद ने पूछा था सर हमको सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगते हैं, तो इसमें से मैंने ऑलरेडी मार्क कर दिया है, जो इंपॉर्टेंट है उसको आप लोग देखिए। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, कह रहा है कि टू गिव यू सम आइडिया अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ आर वैल्यूज फॉर द नॉर्वे रेट, ये आपको रटना पड़ेगा। नॉर्वे रेट के लिए कितनी है आर वैल्यू बच्चों, 0.015। एंड देखो बीटल, बोलो बीटल 12, बीटल 12, ठीक, तो 0.12, कम से कम एक वो तो याद रहेगा। बोलो बीटल 12, बीटल 12, बीटल 12, ठीक है ना, बी से बीटल, बी से 12, ठीक। इन 1981, अब कोई मुझे बता सकता है कि 1981 में एनसीईआरटी में और क्या हुआ है? कोई ऐसा है जो मुझे बताए कि एनसीईआरटी में 1981 में एक चीज और घटी है? कोई बता सकता है? आज देखते हैं कौन बताता है, देख के बता रहे हैं। और कोई बताए मुझे कि 1981 में कौन सी दुर्घटना और हुई है बायोलॉजी में? कोई नहीं बता रहा है, सब बैठे हुए हैं बेवकूफों की तरह। अब नहीं आएगा कमेंट, 25 लोग देख रहे हो, कम से कम शर्म करो, कुछ तो बोलो। नहीं आ रहा है तो बोलो नहीं आ रहा है, अगली बार से याद रखेंगे। एड्स की डिस्कवरी हुई थी, किसकी? एड्स की डिस्कवरी हुई थी। अब एड्स दिवस बता दो कब होता है? सुमैया गुड। अब बताओ एड्स दिवस कब है? ये कौन बताएगा एड्स दिवस कब होता है? इसी में लिखा हुआ है, इसी में लिखा है 1 दिसंबर। क्लियर? चलिए अब यहां पे देखिए, कह रहा है कि 1981 द आर वैल्यू ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इन इंडिया वाज, आर वैल्यू 1981 की 0.0205 है। ये कैसे आई है ना? कह रहा है कि फाइंड आउट द करंट आर वैल्यू। अभी हमने निकाला करंट आर वैल्यू क्या है, यानी आज सन 2020 की करंट वैल्यूज क्या है बच्चों? तो आज की करंट वैल्यूज मैंने ऊपर निकाली है, ये देखिए, ये इसको माइनस कर लेंगे आप, आपकी आज की वाली। फॉर कैलकुलेटिंग इट यू नीड
टू नो द बर्थ रेट्स एंड डेथ रेट्स। यस, हमें बर्थ रेट पता होना चाहिए और डेथ रेट पता होना चाहिए, तभी तो हम निकाल पाएंगे, क्योंकि R इज इक्वल टू B माइनस डी, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। तो बर्थ रेट्स आपको पता हो गया है कि 25 लोग 1000 में जो है जन्म हो रहा है, और 7.4 लोग ऐसे हैं 1000 में जिनकी डेथ हो रही है ना। तो आप बर्थ रेट निकाल लीजिएगा पहले, उसके बाद माइनस कर दीजिएगा, जैसे हमने यहाँ पे किया है। मेरे ख्याल से आप निकाल लेंगे, है ना बच्चों, निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे। अब 1981 की ये आई है, तो इसका मतलब पहले बर्थ रेट कितना रहा होगा, इसकी हम लोग बात कर लेते हैं। क्लियर? ठीक, चलिए कहिए तो निकाल दें 1981 का। 1981 में हम बता रहे हैं आपको कुछ बातें। 1981 में अगर हम 1981 की बात करें बच्चों, तो 1981 में जो बर्थ रेट था, बर्थ रेट वो 20.22 था, 20.22 था, और डेथ रेट जो था, ठीक, और डेथ रेट जो था बच्चों वो 6.6 था, 6.6 था। आप इससे जब निकालेंगे तो आपकी जो ये वैल्यू है ये 0.0205 यही आएगी एग्जैक्ट। ठीक, स्पीड स्लो है थोड़ी, मतलब किसकी, पढ़ाने वाली, और तेज पढ़ाएं, जल्दी जल्दी पढ़ाएं। निकाल लेंगे बच्चों, 20.22 था बर्थ रेट, और डेथ रेट जो है इतना था। अब इसको 1000 से आप डिवाइड कर दीजिएगा, और इसको भी 1000 से आप डिवाइड कर दीजिएगा, उसके बाद माइनस करके निकालेंगे तो आपकी वैल्यू ये आएगी, है ना। नहीं सर, ऐसे ही ठीक है। हाँ, आराम से पढ़ लो यार नबी अहमद, अभी तो सुपर फास्ट स्पीड शुरू होने जा रही है। आप लोग घबरा कह रहे हैं, क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है, फिर उसमें कहोगे बस स्लो करिए सर, है ना। चलिए अब यहाँ पे हम जो है एक डायग्राम देखते हैं इसकी अगर हम लोग इंटीग्रल फार्मूला की बात करें बच्चों, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का इंटीग्रल फार्मूला याद रखिएगा। अगर इसके इंटीग्रल फार्मूले की हम बात करें तो इसका इंटीग्रल फार्मूला जो है देखिए इस तरीके से होता है। इंटीग्रल फॉर्म ऑफ द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन, एन टी इज इक्वल टू n0 ERT, ठीक है ना, e की पावर RT। एन टी क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम t, ये इंपॉर्टेंट है, पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम t। ठीक, जबकि अभी हम लोगों ने पढ़ा था इसके पहले एक फार्मूला आपको याद होगा, nt+1 इज इक्वल टू nt, याद आ रहा है, प्लस बाइड b+i माइनस d+e, है ना। यहां पे जो nt था बच्चों, पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t था, पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t था, जबकि यहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम t है, ये याद रखना। ठीक, हवा में जाएगा सब, नहीं तो हाँ हाँ बिल्कुल आराम से पढ़िए। क्लियर, ये दिमाग में रखिएगा बबुआ, है ना। चलो अब n0 क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम 0, r इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीजेस, e क्या है, बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, तो ये आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। हम डायग्राम देखते हैं। अब डायग्राम में अगर आप देखिए तो आपको थोड़ा सा चीज़ें और क्लियर होंगी। यहाँ से मैं कुछ पॉइंट आपको बताऊँगा। अब यहाँ पे दिमाग थोड़ा सा लगाइए आप लोग, तभी डायग्राम समझ पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का जो है डायग्राम कौन सा है, ये ज़्यादा मायने रखता है, ये ज़्यादा पूछता है। वंस मोर प्लीज सर, कौन सा बेटा, हाँ मैं बिल्कुल यही एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखिए आप, अभी हमने पढ़ा कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में, किसमें बच्चों, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में, अगर हम एक्सपोनेंशियल की बात करते हैं
तो रिसोर्सेज अनलिमिटेड है। रिसोर्सेज अनलिमिटेड का मतलब है कि खाना पीना बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, जबकि अगर नेचुरल कंडीशंस की बात करें तो कभी ऐसा नहीं होगा कि खाना पीना बहुत ज़्यादा मौजूद हो। ठीक, लेकिन इसमें क्या है कि खाना पीना बहुत ज़्यादा है तो जितनी स्पीशीज होंगी सब बहुत सारा खाना खाएंगी और सब ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाएंगी। इसका जो शेप जा रहा है, ये शेप आप लोग बताइए कौन सा शेप है? ये जो शेप है बच्चों, ये शेप इंग्लिश का कौन सा लेटर है? बताइए इंग्लिश का कौन सा लेटर है? ये इंग्लिश का कौन सा लेटर है बाबूअन? ये जे शेप है, क्योंकि जब खाना पीना बहुत ज्यादा अवेलेबल होगा तो पॉपुलेशन ग्राफ इस तरीके से नहीं आएगा, क्योंकि खाना पीना अवेलेबल है, बहुत सारी की सारी स्पीसीज क्या कर रही हैं? खा रही हैं, रिप्रोडक्शन कर रही हैं, पॉपुलेशन की ग्रोथ कर रही, ग्रोथ होती जाएगी। ठीक, लेकिन एक ना एक समय तो आएगा जब खाना खत्म होगा बच्चों। अगर खाना खत्म हो रहा है तो ये नेचुरल कंडीशन में खत्म होगा। ठीक, क्योंकि कभी ऐसा नहीं आ सकता कि तुम्हारे पास खाना पीना बहुत ज्यादा हो, है ना। तो ये कैसा शेप है? यानी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो होगी उसमें पॉइंट याद रखिएगा बच्चों, अनलिमिटेड रिसोर्सेज हों। ठीक, तो ग्राफ कैसा जाएगा बच्चों? जे शेप। कैसा शेप आएगा? जे शेप आएगा। क्लियर, समझ गए? बताइए। ठीक, इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों जियोमेट्रिक ग्रोथ। ठीक, जियोमेट्रिक ग्रोथ याद रहेगा कि नहीं? ये 5 पॉइंट आपसे पूछे जाएंगे। रिसोर्सेज अनलिमिटेड हैं किसमें? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में। कौन सा शेप? जे शेप जाएगा, जियोमेट्रिक ग्रोथ होगी। ये 5 पॉइंट टिप्स पे रखिए और इसके फार्मूले dn/dt इज इक्वल टू Rn और nt इज इक्वल टू इंटीग्रल फॉर्म में n0 e⁻RT। क्लियर? चलिए अब आगे आइए। अब हम लोग आते हैं बच्चों, ये देखो एक राजा की कहानी है, आप लोग सुन लीजिए। ये जो पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है ये पढ़ना नहीं है, बस कहानी सुन लो आप कि ये जो पूरी कहानी है, ये पूरी कहानी एक राजा महाराजा की है। तो वो जो है अपने गुलाम के साथ खेल रहे थे जो है चेस। तो उन्होंने कहा कि हर स्क्वायर, जितना स्क्वायर है सभी स्क्वायर में शर्त लगी, दोनों के बीच जब शर्त लगी तो उन्होंने कहा कि सारे स्क्वायर के ऊपर जो है 2-2 हम लोगों को सीड रखनी है। ठीक, 2-2 सीड रखनी है, जो जीता वो मतलब देगा। ठीक है ना। दोनों में आपस में समझ लो ये कि क्या बोलते हैं यार, IPL में लगता है सट्टेबाजी हो गई। हाँ ठीक है ना, दोनों में आपस में शर्त लग गई कि अगर जो हारा वो हर खाने पे 2 की पावर में जो है वो रखेगा सीड। ठीक, तो 64 बेटा 64 वो थे स्क्वायर। ठीक है ना। तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, ऐसे ही 2 की पावर 64 में जो है रखे गए सीड। अब बताइए यही देना पड़ेगा, जो हार गया वो इतना देगा। तो इसका मल्टीप्लाई आप करिए, 2 से आप मल्टीप्लाई करते जाइए 64 बार। इतना अनाज उसके पास था ही नहीं और वो हार गया था राजा। ठीक, 2 की पावर 64 में, ठीक 2 की पावर 64 टाइम सीड जो है देनी पड़ेगी। इसका मल्टीप्लाई करिए, आपका कैलकुलेटर फेल हो जाएगा। वो बहुत ही बुद्धिमान था जो है, ठीक है ना, जिसने राजा के साथ जो है ये शर्त रखी थी और वो जो है जीत गया तो राजा साहब दे नहीं पाए थे। ठीक, बात समझ में आई कि नहीं? 2 की पावर 64 आप करिएगा घर पे बैठ के, जो अनलिमिटेड आएगा, आप लिमिटेड ही आएगा लेकिन आप बहुत ज़्यादा आएगा, कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो ये कहानी थी, ये पढ़ना होना नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक कहानी के बेसिस पे आप याद रखिएगा। देखिए 64 स्क्वायर थे। नाउ दिस थिंग एटिनी, ये वो है ना, डबलिंग करना है, डबलिंग द मेंबर्स एवरी डे एंड इमेजिंग व्हाट डू 64 डेज क्या होगा।
अब हम लोग आते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ पे। किससे बच्चों? लॉजिस्टिक ग्रोथ। अब ये जो लॉजिस्टिक ग्रोथ है बच्चों, ये फॉलो करता है, फॉलो डार्विन्स लॉ। डार्विन की थ्योरी यहीं पे फॉलो होती है लॉजिस्टिक ग्रोथ पे। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्यों फॉलो होती है बच्चों इस पे, है ना। प्लीज कैंसिल कर दीजिए क्लास। साम्या, क्यों बेटा, क्या हुआ? साम्या, व्हाट हैपेन? व्हाट हैपेन गाइज? लॉजिस्टिक ग्रोथ में क्या होता है बच्चों, यहां पे क्या है कि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। यहां पे क्या है बच्चों, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। वो वफा भाई को बुलाओ, ये ऑफ हो गया। रिसोर्सेज क्या है बच्चों, लिमिटेड है यहाँ पे। नो पॉपुलेशन ऑफ एनी स्पीशीज इन नेचर हैज इट्स डिस्पोजल अनलिमिटेड रिसोर्सेज टू परमिट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ठीक है, कोई ऐसी पॉपुलेशन नहीं है कि अनलिमिटेड रिसोर्सेज हों, और रिसोर्सेज जब अनलिमिटेड हों तो बहुत सारे लोग क्या करें, खाएं पिएं, ऐसा नहीं हो सकता। रिसोर्सेज लिमिटेड जरूर होंगे। ठीक, अब कह रहा है कि दिस लीड्स टू कंपटीशन बिटवीन इंडिविजुअल्स फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज। अगर लिमिटेड रिसोर्सेज है बच्चों तो क्या होगा, अगर लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हो गया, अगर लिमिटेड रिसोर्सेज है तो हमेशा आपस में कंपटीशन होगा। जैसे अगर मैं कह दूं कि नीट में जो है सीट 16 लाख हो गई, मैं अगर कह दूं, अच्छा वो आईडी का नाम है, ठीक है। अब यहां पे सुनो, मान लो मैंने कहा कि नीट में 16 लाख सीट हो गई, क्या आप एक दूसरे से कंपटीशन करेंगे? आप बताइए। मैंने कहा कि नीट में जो है सीट 16 लाख है, कोई कंपटीशन नहीं, सब मैक्सिमली ग्रो करेंगे, तुम्हारा जे शेप जाएगा। कौन सा शेप आएगा? जे शेप आएगा। लेकिन लॉजिस्टिक ग्रोथ में क्या है, सीट लिमिटेड है, तुम्हारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। जब तुम्हारे रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे बच्चों तो क्या होगा, तुम कंपटीशन करोगे एक दूसरे के बीच में। जब एक दूसरे के बीच में कंपटीशन होगा तो जो इसमें फिटेस्ट होगा, है ना, वही सरवाइव करेगा, उसी को नेचर सेलेक्ट करेगा, है ना। वाह, हाँ हाँ, नाम भी गजब है। ठीक, हम तो समझे कि ये कौन है, कि अब बस भी करो, है ना। बहुत तगड़े तगड़े लोग आ रहे हैं आजकल। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं बात को? बात समझ रहे हैं कि नहीं? सीट जो है लिमिटेड कर दिया, 16,000 सीट है, 16 लाख बैठ रहे हो, 16,000 सीट है। अब लो कंपटीशन बढ़ा दिया, हम तो अब फाइट करना पड़ेगा, कंपटीशन बढ़ गया लोगों के बीच में। तो यहां पे क्या होगा बच्चों, दिस लीड्स टू कंपटीशन बिटवीन इंडिविजुअल्स फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज। सीट लिमिट है, आप लोग लड़ाई कर रहे हैं पूरे एक साल से, 16 लाख बच्चे लड़ रहे हैं, कंपटीशन टफ होता जा रहा है। इवेंचुअली द फिटेस्ट इंडिविजुअल विल सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। जो फिटेस्ट है वही सर्वाइव करेगा, वही सिलेक्ट होगा, फिर जो है मेडिकल कॉलेज में जाएगा और फिर गर्लफ्रेंड बनाएगा। ठीक, नहीं समझे? द गवर्नमेंट्स ऑफ मेनी कंट्रीज हैव आल्सो रियलाइज्ड दिस फैक्ट एंड इंट्रोड्यूस various restraints with view to limit human populations growth। बताइए, बात समझ में आ रही कि नहीं? हाँ, ये होता है ना कि दुनिया का जो है हर तरफ का मोटिवेशन एक तरफ रख दो, है ना। नीट वाले बच्चों के लिए खास तौर से जो होता है कि नीट का सारा मोटिवेशन एक तरफ, और मेडिकल कॉलेज में जाने के बाद गर्लफ्रेंड बनाएंगे, इसका मोटिवेशन एक तरफ, है ना। इसका अलग ही मोटिवेशन होता है। कोई नहीं, ठीक ठीक, हाँ, उम्मीद करते हैं कि आप लोग ऐसा नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, आओ आओ। इंट्रोड्यूस वेरियस restraints with very limited human population growth. In nature, the given habitat has enough resources to
support a maximum possible number. Given habitat has enough resources to support maximum possible number beyond which further growth is not possible. अब मैंने बताया था आपको कि इसमें क्या होगा बच्चों, तीन तरीके के इनकी जो अगर ग्राफ की हम लोग बात करेंगे तो ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, इसका सिग्मॉइड शेप आएगा कि शुरुआत में जब हम लोग स्कूटी चलाते हैं तो बहुत तेज़ी के साथ चलाते हैं। शुरुआत में जब स्कूटी शुरू किया तो बहुत स्लो शुरू किया, इसके बाद बहुत तेज़ी के साथ स्कूटी बीच में बढ़ाते हैं एक्सीलेटर, फिर एक जगह हमें स्टॉप करना होता है। यानी जब ये मैक्सिमम ग्रोथ इसकी हो चुकी है, यानी हम कहें कि रिसोर्सेज धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, अनलिमिटेड, उसके बाद आप कितना भी इंट्रोड्यूस कर दीजिए उसमें न्यूट्रिएंट्स या रिसोर्सेज डाल दें, फर्दर ग्रोथ पॉसिबल नहीं होगी। यानी एक मैक्सिमम नंबर के बाद ग्रोथ फर्दर पॉसिबल नहीं होगी, आप उसके अंदर कितना भी न्यूट्रिएंट्स डाल दें। इसी को हम लोग बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी। ठीक, कैरिंग कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी का मतलब कि हम लोग कितना भी न्यूट्रिएंट्स दे दें, एक मैक्सिमम ग्रोथ के बाद फर्दर ऐड ऑफ न्यूट्रिएंट से ग्रोथ नहीं होगी, उसके बियॉन्ड, इसको हम लोग बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी। क्लियर? तो यहां पे क्या कह रहा है कि इन फैक्ट डाइट इंट्रोड्यूस वेरियस रेजिस्टेंस विद व्यू टू लिमिट पॉपुलेशंस in nature the given habitat has enough resources to support maximum possible number beyond which no further growth possible. Let us call this nature called the carrying capacity of the species. इसको ये बहुत पूछा गया है बेटा, कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा पूछा गया है क्वेश्चन, इसको जरूर मार्क करिएगा बेटा, ठीक है ना। कैरिंग कैपेसिटी बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब आइए, अब कह रहा है कि अ पॉपुलेशन ग्रोइंग इन अ हैबिटेट विद लिमिटेड रिसोर्सेज, जिसके पास क्या है बेटा, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, विद लिमिटेड रिसोर्सेज शो इनिशियली अ लैग फेस। ये पूछा गया है बेटा, फॉलोड बाय अ फेस ऑफ एक्सेलरेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों लॉग फेस। हमने आपको ये पढ़ाया था, ये जो ग्राफ है मैंने आपको 3 जगह पढ़ाया था। ये ग्राफ अगर आपको याद आ रहा हो, ये ग्राफ मैंने 3 जगह पढ़ाया है। एक बैक्टीरिया की ग्रोथ में मैंने ये पढ़ाया था, एक हीमोग्लोबिन के कर्व में मैंने पढ़ाया था, एक मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, तो यहाँ पे जो ग्राफ आते हैं शुरुआत में आता है बच्चों लैग फेस। कौन सा फेस? लैग फेस। उसके बाद क्या आता है? लॉग फेस। क्या आता है? लॉग फेस। लॉग फेस के बाद क्या आता है बच्चों? स्टेडी स्टेट या स्टेशनरी फेस। स्टेशनरी फेस, स्टेशनरी फेस कह लो, या इसी को कह लो डीसेलेरेशन फेस। डीसेलेरेशन फेस, डीसेलेरेशन फेस। ठीक, लॉग फेस को आप कह सकते हैं एक्सीलरेटेड फेस। एक्सीलरेटेड फेस, एक्सीलरेटेड फेस। समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं? कितने लोग बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं? ठीक, तो यहां पे क्या है बच्चों, अब हम देखिए यहां पे कह रहा है कि लैग फेस। अब ये जो लैग फेस होता है बच्चों, ये स्लो होता है। क्या होता है? स्लो होता है। तो नीट 2020 में क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा फेस बहुत फास्ट फेस होता है। नीट 2020 में ये क्वेश्चन आया था, छोटा सा क्वेश्चन, कि बताइए कौन सा फेस बहुत फास्ट होता है। तो आप कौन सा फेस फास्ट बताएंगे बच्चों, लैग या लॉग? लॉग फेस जो होता है फास्ट होता है। ठीक, अब उसके बाद देखिए यहां पे कह रहा है कि लैग फेस फॉलोड बाय अ फेस ऑफ एक्सीलरेशन और लॉग फेस एंड डीसेलेरेट एंड फाइनली एसिम्प्टोमेट। ठीक, अभी मैं डायग्राम में आपको दिखाता हूं। व्हेन द पॉपुलेशन डेंसिटी रीचेस द कैरिंग कैपेसिटी, जब यानी पॉपुलेशन डेंसिटी कैरिंग कैपेसिटी पे पहुंच गई, यानी फर्दर उसके बाद जो है ग्रोथ नहीं होगी, है ना, फर्दर ग्रोथ पॉसिबल नहीं है, जिसको हम लोग बोलते हैं एसिम्प्टोट। ठीक, अब इसके बाद कह रहे दिस टाइप ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज कॉल्ड वर्हस्ट पैरोलॉजिस्टिक ग्रोथ। ये भी बहुत बार पूछा गया है बच्चों, बेहिसाब पूछा गया। ये नीट सन 2018 में ये पूछा गया था बच्चों। ठीक,
ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और इसका जो है फार्मूला हमको भूल जाता है कि dn बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन। इसमें हम कैसे याद करें, ये बहुत सारे लोगों को भूल जाता है। तो अब मैं आपको इसको याद करने का एक फार्मूला बताता हूँ, आप लोग ऐसे याद रखिएगा, आप इसको ऐसे याद रखिएगा, कनक, क्या याद रखिएगा, dn बाई डी टी इज इक्वल टू बच्चों आर एन, ठीक, कनक, कनक, कनक। ये भूल जाता है लोगों को कि भैया के ऊपर था, के माइनस एन नीचे था, है ना, लोगों को यही भूलता है, यहां तक याद रहता है उसको, यहां पे वो जो है घपला खा जाते हैं, यहाँ पे वो जो है घपची आ जाते हैं, यहाँ पे वो लोग जो है फुचफुचा जाते हैं, ठीक। तो याद रखिए के माइनस एन बाई के, ना कि जो है के अपान के माइनस एन या के अपान एन माइनस के। इंटेलिजेंस फैन क्लब, मेरी भी वीडियो देख लिया करो। हाँ कनक, कोई वो नहीं, गुस्से में नहीं, कनक कनकते 100 गुने। अच्छा, कोई निमोनिक्स भी बनाया था ना हमने, कौन सी निमोनिक्स थी, अंजुम फंसी दीपू से, और अंजुम थी वो, हाँ, और थी कोई नहीं थी, चलो कोई नहीं। याद रहेगा dn बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन के माइनस एन बाई के, याद रहेगा बच्चों, है ना। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, सबको याद है, ये सब बातें याद रहेंगी, जो पढ़ाया है वो ना पूछो बस, बाकी ये सब पूछो क्या क्या खुराफातियाँ हुई थी जो है क्लास में, वो सब याद है सबको जो है, बाकी ये ना पूछो सवाल कि क्या क्या पढ़ाया था, वो ना बताएंगे हम, है ना। चलो कोई नहीं, अंजू उसी दिन आई थी ना, हाँ हाँ हाँ, अंजू उसी दिन आई थी, पंगुड़ी के बगल में ही बैठी थी, है सर कोचिंग खोल दिए प्लीज इंटर में फंसी चॉकलेट से, हाँ ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर आओ इधर। यही सब निमोनिक्स जो है हमारे काम आएंगे, देखना तुम लोग नीट का पेपर दे के आओ, फिर यही कहोगे हैदर सर इज बेस्ट, ठीक। आओ, dn अपॉन dt इज इक्वल टू आर एन के माइनस एन बाई के। एन क्या है बच्चों, पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t, आर इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीजेस, के क्या है, कैरिंग कैपेसिटी। अब मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन पुटअप करना चाह रहा हूँ बच्चों, इस वाली जो है इक्वेशन को क्या बोलते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। वर्ल्स्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ, याद रहेगा, उम्मीद करता हूं कि सभी को जो है ये याद रहेगा। क्लियर, कोई दिक्कत किसी को, यस सर याद रहेगा। आइए आगे बढ़ते हैं, डायग्राम हम लोग देखते हैं, डायग्राम देखना बहुत जरूरी है। डायग्राम यहाँ नहीं वही है ना, सिंस रिसोर्स ऑफ द ग्रोथ मोस्ट इन पॉपुलेशन फाइनाइट बिकम्स लिमिटिंग सूनर और लेटर लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल इज कंसीडर्ड मोर रियलिस्टिक वन। अब यहाँ पे लाइन पढ़ के हम लोग डायग्राम पे चलते हैं। यहाँ देखो बाबू एक लाइन कह रहा है बड़ी बढ़िया कि सिंस रिसोर्सेस फॉर ग्रोथ फॉर मोस्ट एनिमल पॉपुलेशंस आर फाइनाइट एंड बिकम लिमिटेड सूनर और लेटर, द लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल इज कंसिडर्ड मोर रियलिस्टिक वन। ये भी पूछता है कि मोर रियलिस्टिक ग्रोथ कौन सी है, एक्सपोनेंशियल है या लॉजिस्टिक है, ठीक। अब यहां पे देखो कह रहा है कि गेदर फ्रॉम गवर्नमेंट सेंसस डाटा पॉपुलेशन फिगर्स फॉर इंडिया लास्ट 100 years द प्लॉट देम चेक विच ग्रोथ पैटर्न इज एविडेंट। बताइए इसका आंसर, बताइए जरा इसका आंसर बताइए कि कैरिंग कैपेसिटी इसमें बच्चों कौन सा होगा, बताइए कौन सी ग्रोथ होगी, ये कौन बताएगा मुझे, ये कौन सी ग्रोथ होगी। गवर्नमेंट सेंसस डाटा के हिसाब से पॉपुलेशन फिगर अगर देखा जाए तो ये कौन सी ग्रोथ है, एक्सपोनेंशियल है या लॉजिस्टिक। वफाबाज कह रहे हैं एक्सपोनेंशियल है, अभी झपड़ियाएंगे तुमको यहीं। कौन सी बच्चों, लॉजिस्टिक है।
आप देखिए आपके जो है कंट्री में कितने लोग भूखमरी, सभी लोग मैक्सिमली ग्रो कर रहे हैं क्या? बताओ। उमम कह रही हाय वफा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुमको दिखा आओ। ठीक, याद रहेगा। लॉजिस्टिक है बच्चों। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे गवर्नमेंट मोदी सरकार में जो है बल्कि सब लोग जो है बेरोजगार हो गए हैं, ठीक है ना? तो ये एक्सपोनेंशियल तो जिंदगी हम नहीं हो सकती। सब रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, सब मैक्सिमली ग्रो कर रहे हैं, तुम ग्रो कर रहे हो, तुम्हारे लिए जो है रिसोर्सेज अवेलेबल हैं सारे, नहीं ना? तो लॉजिस्टिक ग्रोथ होगी। अब आइए डायग्राम पे बात कर लेते हैं, इसके डायग्राम देखते हैं हम लोग। खूबसूरत सा डायग्राम जो है इसका यहाँ पे बना हुआ है, आप लोग डायग्राम ज़रूर देखिए। अब यहाँ पे हमने बताया था कि स्ट्रक्चर अगर इसकी हम लोग बात करें बच्चों, तो इसके स्ट्रक्चर में हमें देखने को मिलता है 3 फेसेस हम लोगों को देखने को मिलते हैं इसके स्ट्रक्चर में। पहला जो होता है बच्चों, यहाँ पे शुरुआत हुई, यानी लड़कियां जैसे स्कूटी चलाना शुरू करती हैं, है ना? लड़कियां क्या करती हैं, स्कूटी चलाना शुरू किया, तो स्कूटी शुरुआत में जब वो चलाती हैं तो स्लो चलाती हैं। तो ये मान लो स्कूटी उन्होंने स्टार्ट की, ठीक, तो ये कौन सा फेस आया बच्चों? लैग फेस, लैग फेस। लेकिन जैसे ही बीच में पहुंची, थोड़ा सा आगे उड़ा दिया, उड़ा के चलाना शुरू किया, ये उड़ाई हुई हैं, ठीक। किसी लड़के को पीछा कर रही होंगी तो फिर भिड़ भी जाएंगी, ठीक। तो ये क्या होगा? ये लॉग फेस होगा, या हम कहें एक्सीलरेटेड फेस, ठीक। और ये जो आएगा बच्चों, ये तुम्हारा ये स्टीडी स्टेट आएगा। उसके बाद धीरे धीरे अगर रिसोर्स नहीं है तो डिसलरेशन फेस आ जाएगा, है ना? बात समझ गए? हाँ हाँ सर, आप हमारी बेइज्जती कर रहे हैं ना। हमने लड़कियों की बेइज्जती नहीं की, क्योंकि लड़के जब स्कूटी चलाती है, पता है ना, जब वो स्कूटी चलाती है तो लग रहा है हेलीकॉप्टर उतर रहा है। जब कहीं रोकना वोकना होता है, उन लोगों को लगता है कि हेलीकॉप्टर लैंड हो रहा है। दोनों पैर दूर से ही फैला देंगे, 1 किलोमीटर से ही फैला के जो है रोकती हैं, हाँ उड़ा चुकी हैं ये 2-3 लड़कियां। हाँ हाँ, वो 1 किलोमीटर दूर से ही दोनों पैर जो है फैला के ही लैंड करती हैं अपना आराम से, एकदम कि ऐसा लग रहा है कि अब हवाई जहाज जो है नहीं, हेलीकॉप्टर जो है वो लैंड कर रहा है। भैया सब लोग हट जाओ रोड से। खैर कोई नहीं, दिल पे मत लेना हमारी बातें, जो है किस पे लेना है सभी को पता है ना, किडनी पे लेना है, ताकि घर जाके धीरे से उसको एक्सक्रीट कर दिया जाए, है ना? हाँ मैं जमीन कह रही है सर, दिल में कोई और है, हम कैसे आपकी बातें दिल में ले सकते हैं? खैर कोई नहीं बेटा, आओ, अच्छी बात है। अब यहाँ आओ, लाइफ हिस्ट्री, ठीक है ना? लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन देखते हैं इसमें। हाँ हाँ आओ, हम लोग पढ़ते हैं पॉपुलेशन इवॉल्व टू मैक्सिमाइज दियर रिप्रोडक्टिव फिटनेस, यानी आर वैल्यू। अगर आर वैल्यू बच्चों ज़्यादा है, आर वैल्यू अगर ज़्यादा है तो हम कहेंगे कि फिटनेस क्या है? ज़्यादा है। आर वैल्यू समझ रहे हो ना बच्चों? अगर आर वैल्यू ज़्यादा है तो मैं कहूँगा कि उसकी फिटनेस क्या है बच्चों? फिटनेस ज़्यादा है, फिटनेस ज़्यादा है ना? वही जो है क्या होगा? सेलेक्ट होगा, नेचर उसी को सेलेक्ट करेगा, ठीक। तो कह रहा है पॉपुलेशन इवॉल्व टू मैक्सिमाइज दियर रिप्रोडक्टिव फिटनेस, आल्सो कॉल्ड डार्विन फिटनेस। डार्विन फिटनेस यानी हाई आर वैल्यू। मैंने आपको बताया था, डार्विन का आपने पढ़ा ही होगा, है ना? डार्विन का आपने पढ़ा ही था, ठीक। डार्विन ने क्या कहा था बच्चों? कि वही सेलेक्ट होगा, नेचर उसी को सेलेक्ट करेगा जो रिप्रोडक्टिव फिट होगा, है ना? जो कठिन से कठिन कंडीशन में अपने आप को सरवाइव करे और रिप्रोडक्टिव फिट हो, उसी को नेचर क्या करता है? सेलेक्ट कर लेता है, ठीक।
तो यहाँ पे क्या है, हाई आर वैल्यू। आर वैल्यू तो पता है क्या होता है, बर्थ माइनस डेथ इन द हैबिटेट विच दे लाइव। ठीक, अंडर a particular set of selection pressure organism evolved towards, समझिए बात को, a particular set of selection pressure organism evolved towards the most efficient reproductive strategy। किसमें बच्चों, reproductive strategy। some organism breeds only once in their lifetime। बहुत बढ़िया एग्जांपल है, सबको पता होगा, है ना। ब्रीड्स ओनली वंस, यानी एक ही बार जो है ये क्या करेगा, ब्रीड करेगा। पैसिफिक सलमान फिश एंड बैम्बू शूट्स, ठीक है ना। बैम्बू तो पता होगा सबसे लार्जेस्ट ग्रासेस है, 50 से 100 साल में एक बार फ्लावरिंग करता है। ठीक, बैम्बू शूट्स एंड पैसिफिक सलमान फिश, ठीक है ना। ब्रीड्स ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम, याद रहेगा, पैसिफिक सलमान फिश एंड बैम्बू। बताइए बच्चों, याद रखेंगे कि नहीं रखेंगे याद, पैसिफिक सैल्मन फिश और बैम्बू स्पीशीज। दूसरा है वाइल अदर्स ब्रीड मेनी टाइम्स ड्यूरिंग दियर लाइफ टाइम मोस्ट बर्ड्स एंड मैमल, है ना। ब्रीड्स मेनी टाइम्स यानी बहुत बार, लाइफ टाइम में बर्ड्स हो गए और क्या हो गए, मैमल्स। अगर यही मैं बात करूं, बर्ड्स और मैमल्स में खास सिमिलरिटीज और हैं, कोई बता सकता है, बर्ड्स और मैमल में खास सिमिलरिटीज हैं, और क्या है सिमिलरिटीज, कोई मुझे बता सकता है बर्ड्स और मैमल में, कोई ऐसा हो जो मुझे बता दे, आज मैं उसको इनाम देने के लिए तैयार नहीं हूं। कोई नहीं बोल रहा है, सब गायब गुप हैं बिल्कुल। हो क्या रहा है ये, यस सर बताओ बेटा, बताओ ना मुझे, बताओ बताओ फटाफट, देखते हैं कौन बता रहा है मुझे। सर वार्म ब्लडेड, सुमैया लईक ने वार्म ब्लडेड बताया, पंखुरी सागर ने 4 चैम्बर हार्ट बताया, बिल्कुल सही। जो सुनना चाह रहा था मैं, रेगुलेटर मैंने पढ़ाया था तुम्हें, अभी जल्दी ही तो पढ़ाया है, 2 दिन हुआ है। रेगुलेटर पढ़ाया था मैंने, रेगुलेटर तुम्हें मैंने बताया था बच्चों, बर्ड्स, ऑल बर्ड्स एंड मैमल्स, all birds and mammals, nearly all vertebrate and few vertebrate and invertebrate species, few vertebrate and invertebrate species, all birds and mammals, all birds and mammals and few lower vertebrate and invertebrate species are regulator, and it have one property is also common in both organism, it have a 4-chamber heart, it have a 4-chamber heart. One organism are also have 4-chamber heart. Anyone tell me, do you want to tell? Yeah, crocodile, तरहम, very good, crocodile, क्रोकोडाइल प्लस बर्ड प्लस मैमल, ये 4 चैम्बर हार्ट रखते हैं। मेरे ख्याल से ये बात आपको याद हो गई होंगी, है ना। मैंने पीछे पढ़ाया है बच्चों आप लोगों को, प्रेजेंट टाइम में याद नहीं आ रहा होगा, लेकिन अब याद आ रहा होगा, है ना। नबी अहमद साहब बताइए, क्लियर हो रहा या नहीं हो रहा? नबी अहमद साहब बताइए। नबी अहमद लग रहा है चले गए, ठीक, चूना लगाते हैं नबी अहमद, बहुत लग रहा है निकल गए वो। अनुराध्या गौतम बिल्कुल सही बेटा। अब यहाँ पे देखिए, ब्रीड मेनी टाइम्स ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम मोस्ट बर्ड्स एंड मैमल्स, सम प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर, लार्ज नंबर, अरे भाग कह रहे हो तो, लार्ज नंबर, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज्ड ऑफ स्प्रिंग, ठीक, लार्ज नंबर एंड स्मॉल साइज ऑफ स्प्रिंग oysters, pelagic fishes, याद रहेगा। while others produce a small number of large size of springs, एक पॉइंट और कॉमन हो गया, बर्ड्स एंड मैमल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, बर्ड्स एंड मैमल, याद आ रहा है। बर्ड्स एंड मैमल क्या है बच्चों, प्रोड्यूस करते हैं स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज साइज ऑफ स्प्रिंग, ठीक।
याद है? क्लियर? याद रखिएगा बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जो हमने डिस्कस किया, ठीक है ना। विच इज डिजायरेबल फॉर मैक्सिमाइज फिटनेस इकोलॉजिस्ट सजेस्ट ऑफ द लाइफ टाइम ट्रेड हिस्ट्री इवॉल्व, ठीक है। बायोटिक कंपोनेंट्स हैबिटेट इन विच इवोल्यूशनरी हिस्ट्री स्पेसिफिक करंटली रिसर्च बीइंग, ठीक है। अब हम लोग कहते हैं पॉपुलेशन इंटरेक्शन की बात करते हैं बच्चों। पॉपुलेशन इंटरेक्शन, पॉपुलेशन इंटरेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग ये डिस्कस करेंगे, यही हम लोगों को पढ़ना है यहाँ से। अब देखिए, अब इसको आप डिवाइड करेंगे दो पार्ट्स में, दिमाग लगा। इस चैप्टर को आपको दो नहीं बल्कि 3 पार्ट्स में पढ़ना है। जब भी एग्जाम हो एक पार्ट ये बना लो, एक पार्ट बच्चों इसको कर लो, ठीक। एक पार्ट शुरुआत वाला कर लेना तुम लोग, ठीक, जो हमने पढ़ाया था टेम्परेचर, वाटर, है ना, लाइट, सॉइल, और उसके बाद मैंने पढ़ाया था आप लोगों को रेगुलेटर, कन्फॉर्मर। यहाँ तक पॉपुलेशन के पहले पहले एक पार्ट बना लेना, उसके बाद पॉपुलेशन के बाद एक पार्ट बनाना तुम लोग इस यहाँ तक। फिर ये तीसरा पार्ट जो है इस बना लेना यहाँ से। और यहाँ से क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ आपको, इस चैप्टर से क्वेश्चन आपको कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे बेटा। 3 से 4 क्वेश्चन लिख लीजिएगा और इसको बहुत कायदे से पढ़िएगा। और यहाँ से जो मैं आप पढ़ाने जा रहा हूँ इसमें से क्वेश्चन आएगा, वो भी 2 जगह से आएगा। या तो क्वेश्चन तुम्हारा आएगा जो है पैरासाइट से, या तो कंपटीशन से आएगा। पैरासाइट से आएगा या कंपटीशन से आएगा, बाकी चीज़ें आसान होती है। म्यूचुअलिज्म तुमने बहुत बार पढ़ लिया है, ठीक है ना। प्रीडेशन भी तुमने पढ़ा है, एमेंसलिज्म भी तुमने पढ़ा है। तो यहाँ से चांसेस जो है कम होते हैं क्वेश्चन आने के। लेकिन ये जो पैराग्राफ में पढ़ाने जा रहा हूँ यहाँ से क्वेश्चन 100% आपको मिलेंगे एक, ठीक। तो आइए अब देखिए, ये कह रहा है कि बच्चों स्पीशीज ए है, स्पीशीज बी, 2 स्पीशीज हैं आपस में, ठीक है ना। अगर दोनों लोग अपने दोनों का फायदा हो रहा है, मैं कह रहा हूँ कि भाई चलो हम दोनों मिलके काम करते हैं, जो एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं, तो इसमें दोनों का फायदा होगा, है ना। इसमें मेरा भी फायदा हो रहा है और तुम्हारा भी फायदा हो रहा है। अब जैसे एक प्लांट है, बहुत बड़ा सा प्लांट है, उस प्लांट के ऊपर एक छोटा सा प्लांट ग्रो कर गया, हालांकि उस छोटे प्लांट से बड़े प्लांट को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो उसमें क्या हो रहा है, दोनों का फायदा हो रहा है, ठीक। मैं एग्जांपल आपको दूं म्यूचुअलिज्म का। मैंने बताया था आपको कि साइनोबैक्टीरिया को जाके बैठा दिया गया था साइकस के प्लांट में, ठीक। साइनोबैक्टीरिया क्या कर रहा था, नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर रहा था, फोटोसिंथेसिस हो रही थी, खाना बन रहा था, नीचे से ऊपर आ रहा था, जा रहा था। हमने बताया था माइकोराइजल एसोसिएशन, माइकोराइजल एसोसिएशन बताया था आपको हमने। फंजाई को नेचर ने क्या किया था, पाइनस प्लांट के रूट में रख दिया था, क्योंकि पाइनस प्लांट की रूट जो है वेल डेवलप नहीं थी। जब उसकी रूट वेल डेवलप नहीं थी तो फंजाई से क्या कहा था नेचर ने कि तुम जमीन के अंदर से जो भी वाटर है, मिनरल्स है, न्यूट्रिएंट्स है, ये प्लांट को देना, प्लांट इसके बदले में तुम्हें खाना देगा। तो ये पानी दे रहा है, वो उसको खाना मिल रहा है, दोनों का फायदा, म्यूचुअलिज्म। क्लियर। अगला आता है बच्चों कंपटीशन। कंपटीशन, आप लोग जिससे कंपटीशन कर रहे हैं, एक दूसरे से कंपटीशन करेंगे तो दोनों का लॉस होता है, ठीक, क्योंकि कंपटीशन में जलन महसूस होने लगती है, ठीक, जलन वाली बदबू आती है। हम तो तुमको बढ़ने नहीं देंगे आगे, तुम हमको नहीं बढ़ने दोगी आगे, हम तुमको उठा पटकेंगे, तुम हमको पटकना, है ना, ठीक। हाँ, तो कंपटीशन में दोनों का घाटा, ठीक। और अगला होता है प्रीडेशन। प्रीडेशन का मतलब एक है शिकार, एक है शिकारी। प्रीडेशन का मतलब एक है शिकार, एक है शिकारी। तो जो शिकार कर रहा है, जो शिकार कर रहा है उसका तो फायदा है, लेकिन जिसका शिकार हो रहा है उसका है घाटा। तो इसमें क्या है, एक का फायदा और एक का घाटा। और एक है बच्चों कमेंसलिज्म और एक है पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म समझ लीजिए और प्रीडेशन दोनों एक होते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया मेरी बॉडी के अंदर चला गया। बैक्टीरिया जब मेरी बॉडी के अंदर गया बच्चों, तो बताइए उससे मुझे फायदा क्या है, बैक्टीरिया से कोई फायदा नहीं। वो तो बल्कि मेरे अंदर का जो है क्या करेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम को गड़बड़ कर देगा, फीवर लाएगा, मुझे तो नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन उसका तो फायदा हो रहा है, उसको खाना मिल रहा है खाने को। हाँ, वन इज विक्टिम,
है ना, वो क्या एक को पकड़ पकड़ खा रहा है वो। तो पैरासिटिज्म और प्रीडेशंस में एक का फायदा एक का घाटा। कमेंसलिज्म में बच्चों एक का होता है फायदा और एक का कोई फायदा नहीं। ठीक, एक का कोई फायदा नहीं। जैसे आपने देखा होगा विलेज में जब ट्रैक्टर फील्ड में चलता है, ट्रैक्टर देखा होगा जब विलेज में ट्रैक्टर फील्ड में चलता है बच्चों, तो उसके पीछे बहुत सारी छोटी छोटी बर्ड्स आ जाती हैं। क्या आ जाती हैं? छोटी छोटी बर्ड्स आ जाती हैं। जब वहां पे छोटी छोटी बर्ड्स आ जाती हैं बच्चों, तो वहां पे क्या होता है, छोटी छोटी बर्ड्स आ गई। अब वो ट्रैक्टर आगे की तरफ चलता है जब, तो पीछे पीछे छोटी छोटी बर्ड्स जाती हैं, वो सीड वहां से निकलती है, उसको सीड को खाती हैं वो लोग, सारी की सारी सीड को वो लोग खाती रहती हैं और आगे बढ़ती रहती हैं। ट्रैक्टर चलाने वाले का क्या, कुछ नहीं। लेकिन इसका तो फायदा हो रहा है, एक का फायदा हो रहा है, एक का कुछ नहीं हो रहा। ठीक, अगला है बच्चों अमेंसलिज्म। अमेंसलिज्म में क्या होता है बच्चों, एक का घाटा हो रहा है, एक का घाटा और एक का कुछ नहीं। अभी हम लोग डिटेल बात करेंगे एक एक एग्जाम्पल को। हाँ, कीड़े को भी खाती है, सही है, कीड़े को भी खाती है। ठीक, अब हम लोग 1 बाय 1 पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। यहाँ से बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन बनने वाला है मेरे ख्याल से। ये टेबल बेटा ज़रूर पढ़ के जाइएगा एग्जाम में, ठीक है ना। आइए शुरू करते हैं। अब म्यूचुअलिज्म में वही सब बात लिख रहा है कि बोथ स्पीशीज आर बेनिफिट। अरे ठीक है, पढ़ लिया बाबू। बोथ कंपटीशन में दोनों का लॉस हो रहा है। पैरासिटिज्म में एक का फायदा हो रहा है, एक का घाटा हो रहा है ना। चलिए, कमेंसलिज्म अमेंसलिज्म समझ गए मेरे ख्याल से। चलो अब प्रीडेशन की शुरुआत करते हैं हम लोग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों प्रीडेशन, और यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। प्रीडेशन से सवाल मैंने बहुत ज़्यादा देखे हैं, पूछे गए हैं, और यहाँ से हम लोग एक एक, जैसे ही हम लोग प्रीडेशन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में तुरंत एक बात क्लिक करती है। हमारे दिमाग में पहला एग्जाम्पल आता है टाइगर और डियर का। किसका एग्जाम्पल बच्चों? हमारे दिमाग में तुरंत क्लिक करता है टाइगर और डियर का। अब इसमें अगर हम देखें प्रीडेशन में, तो प्रीडेशन में क्या होता है, व्हाट वुड हैपन टू ऑल द एनर्जी फिक्स्ड बाय ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म इफ द कम्युनिटी हैज नो एनिमल्स टू ईट एंड or the plants, you think the predation as nature is transferring higher trophic level और energy ये समझिए बात को दिमाग लगा के। जैसे ही हम ये देखते हैं हमारे दिमाग में तुरंत एक एग्जाम्पल जो है घूमता है। और मैं यहाँ पे पहले आपको शुरुआत करता हूँ प्लांट के साथ। किसके साथ? प्लांट के साथ। थोड़ा सा मैं इसको साइड में कर दूँ उधर। अब यहाँ पे समझते हैं बात को, बिल्कुल दिमाग लगा के। ये है बच्चों प्लांट, ठीक, ये मैंने बना दिया, बिल्कुल हरी हरी पत्ती है और खूबसूरत सी लग रही है, और समझ जाइए कि ये बेहतरीन प्लांट है। अब यहाँ पे मैंने बना दिया बच्चों गोट। क्या बना दिया? गोट बना दिया। और यहाँ पे मैंने बना दिया लायन। क्या बना दिया? लायन। क्लियर? अब यहां पे समझिए बात को। अब यहां पे देखिए ये प्लांट को कौन खा रहा है? प्लांट को कौन खाएगा? बकरी। अब बकरी को कौन खाएगा? लायन, है ना। अब यहां पे अगर हम देखें तो एनर्जी हमारी कहां से ट्रांसफर हो रही है? इस प्लांट को जब खाया गोट ने, ठीक, तो गोट को खाया किसने? लायन ने। लायन कभी क्या इसको खा सकता है? बताइए, क्या लायन कभी प्लांट को खा सकता है? कोई बताया मुझे, क्या कभी प्लांट को लायन खा सकता है? कभी नहीं खा सकता, है ना। तरहम खाएगी, हाँ बिल्कुल तरहम खाएगी। हाँ ठीक है, अभी हमने मैन का एग्जाम्पल नहीं लिया है बाबू, ठीक। अब यहाँ पे नहीं खा पाएगा, क्योंकि इसका मतलब ये बात है कि प्लांट ही प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, चाहे वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। हर ऑर्गेनिज्म
प्लांट के ऊपर डिपेंड करता है ना। अब एक जैसे, अब यहां पे दूसरा एग्जांपल लीजिए, तो एक हो गया बच्चों प्रीडेटर, एक हो गया प्रे, एक हो गया प्रीडेटर, एक हो गया प्रीडेटर, एक हो गया प्रे। अब जैसे यहां पे देखिए, ये है बच्चों प्लांट, ये प्लांट है। अब प्लांट को किसने खा लिया? डियर ने। और डियर को किसने खा लिया? लायन ने, या टाइगर कह लो, है ना। अब यहां पे बताइए आप मुझे कि प्रे कौन है, प्रीडेटर कौन है? प्रे कौन है, प्रीडेटर कौन है? ये है बच्चों प्रे। प्रे मतलब होता है शिकार। प्रे का मतलब क्या होता है बच्चों? शिकार। और प्रीडेटर का मतलब क्या होता है? शिकारी। प्रीडेटर का मतलब क्या होता है बच्चों? शिकारी। शिकारी। एक है प्रे, एक है प्रीडेटर। ठीक। जब कभी हम लोग प्रीडेटर की बात करते हैं, प्रीडेशन की, तो हमारे दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है, किसका? टाइगर और डियर का एग्जाम्पल माइंड में। अब इसमें क्या होगा बच्चों? टाइगर खाएगा किसको? डियर को। इसमें एक का फायदा हो रहा है और एक का घाटा हो रहा है, एक का फायदा एक का घाटा हो रहा है। तो इसमें जो है हम लोग क्या कहेंगे? प्रीडेशन में यही तो हो रहा है। अब इसमें फायदा किसका हो रहा है? इसमें टाइगर का फायदा हो रहा है, और जबकि डियर का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है। हाँ, सॉरी डियर नहीं, पंखुड़ी सागर बहुत तेजी के साथ जो है तंज मारती हैं, तो हमको कहिए सॉरी डियर। हाँ, पंखुड़ी का फायदा हो रहा है ना। इश्तियाक बहुत दिनों के बाद आए हो बाबू, कहाँ थे तुम गायब? जो ग्रुप में भी एग्जिट होके भाग लिए पता नहीं कहाँ, और यहाँ कह रहे ओह डियर, है ना। कोई बात नहीं भैया, हम खुद नहीं, ओह डियर, सही बात है, वही वाला चल रहा है हिसाब, है ना जो है। अब मैं एक सवाल आपसे और पूछ रहा हूं बच्चों, इसमें ब्रश नहीं आता है क्या सर? एक सवाल मैं आपसे और पूछ रहा हूं, जरा देखें कौन मुझे बता लेता है। जो बता देगा आज वो कुछ जीत सकता है। ठीक। एक और जो है क्वेश्चन तगड़ा जो है हम पुटअप कर रहे हैं, देखते हैं कि कौन जो है इसको बताता है मुझको। अब एक एग्जाम्पल ये समझिए बाबू, कहाँ चले गए तुम? आ जाओ। दिमाग लगा के समझिएगा। ये बच्चों एक है फॉरेस्ट, ये एक बड़ा सा फॉरेस्ट है, और इसके दो पार्ट्स हैं। यहाँ पे यहाँ के ऑर्गेनिज्म, ये है बच्चों ए और ये है बी। ठीक, समझिएगा बात को दिमाग से एकदम। इस वाले ए वाले फॉरेस्ट में ग्रासेस बहुत ज्यादा हैं। क्या है बच्चों? प्लांट ग्रासेस बहुत ज्यादा हैं, और यहां पर बच्चों डियर भी हैं, यानी ग्रासेस विद डियर। यहां पर बच्चों नो टाइगर, नो टाइगर, नो टाइगर, यानी टाइगर यहां पे नहीं है। ठीक। और यहां पे क्या है बच्चों? ग्रासेस भी हैं, ग्रासेस भी हैं, और यहां पर डियर भी है ना, और लायन भी है। ठीक, डियर भी है और लायन भी है। तो बताइए कौन सा
इकोसिस्टम किस जगह डियर जो है अच्छी ग्रो करेंगी, डियर की ग्रोथ किस वाले जो है पार्ट में ज्यादा अच्छी होगी? तरहम जैदी ए, अभिषेक बी, सुमैया ए, पंखुरी सागर नो टाइगर जोन, इश्तियाक अंसारी बी और राध्या गौतम ए ए ए ए। अभिषेक ने सिर्फ बताया बी और इश्तियाक अंसारी ने बताया बी। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है बच्चों कि किस वाले में जो है डियर की ग्रोथ ज्यादा होगी। अब यहाँ पे देखिए कोई टाइगर नहीं है बच्चों, तो ये डियर की इतनी ज्यादा ग्रोथ होगी, ठीक है ना, बी वाली ज्यादा अच्छी होगी, बी वाली। अब रीजन समझिए कैसे, सब गलत हैं, सब यहाँ गलत हैं, सियासी ए सब गलत हैं, अस्मा इरम ए। बहुत मारे जाओगे तुम लोग, घुस घुस के मारेंगे, मन कह रहा है इसमें घुस के मारे तुम लोगों को जो है। और यहाँ पे देखो होगा क्या, यहाँ पे डियर और ग्रासेस हैं, डियर रिप्रोडक्शन इतना जबरदस्त करेंगी, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन पैदा करेंगी कि ये सारी की सारी ग्रासेस को खा जाएंगी। यहाँ पे सारी की सारी ग्रासेस को ये खा जाएंगी। जब सारी की सारी ग्रासेस खत्म हो जाएंगी तो डियर बेचारी भूखी मर जाएगी, डियर भूख से मर जाएगी। और जबकि इस वाले रीजन में क्या है बच्चों, यहाँ पे ग्रासेस भी है, डियर भी है और लायन भी है। तो लायन क्या करेगा, यहाँ पे पॉपुलेशन कंट्रोल्ड होगी, यहाँ पे पॉपुलेशन, यही तो खास बात होती है प्रीडेटर की, वो कभी भी अपने रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉइटेशन नहीं करता है कि डियर यहाँ पे बहुत ज्यादा है तो आज चलो 2-4 गिरा दो ना। डियर की खास बात, लायन की खास बात यही होती है कि वो अपने खाने के हिसाब से ही शिकार करते हैं। सर 2 टाइगर हैं, 2 डियर हैं, खत्म, तो डियर बचे ही कहाँ? अरे ये 2 नहीं है, मतलब 2 लिखा है इसका मतलब नहीं, मतलब यहाँ पे डियर है, ठीक है ना। हम भाई हम जा रहे हैं, हम कूदने जा रहे हैं, हम कूद जाएंगे, हम जा रहे हैं। हम खोलो गेट, खोलो गेट, खोलो, कूदने दो आज हमको, ठीक। तो यानी यहाँ पे ये वाला हेल्थी इकोसिस्टम होगा। इकोसिस्टम हेल्थी कौन सा होगा बच्चों? बी वाला इकोसिस्टम, क्योंकि यहाँ पे ग्रासेस भी हैं, यहाँ पे डियर है। ये लायन डियर की पॉपुलेशन को कंट्रोल करेगा, डियर ग्रासेस की पॉपुलेशन को कंट्रोल करेंगी। तो यहाँ पे कभी भी ऐसी कंडीशन नहीं आएगी कि सारी की सारी चीजें खत्म हो जाएं। समझ पा रहे कि नहीं? यहाँ पे यानी कभी भी ऐसी सिचुएशंस नहीं आएंगी कि सारी के सारी चीजें खत्म हो जाए। लेकिन यहाँ पे डियर एक बार चपर चपर खा जाएगी सारी ग्रासेस, है ना, फिर तो दिक्कत हो जाएगी। मेरे ख्याल से क्लियर हो गई बात, है ना। चलिए आगे देखिए, अब लाइन पढ़ देते हैं तुम लोगों के लिए थोड़ा सा। बताओ बबुअन लोग, क्लियर हुआ कि नहीं? बताइए कितने लोग कह रहे हैं क्लियर है? अमीन लग रहा है भाग चुकी हैं, अमीन जवाब नहीं दे रही बिल्कुल भी। मोहम्मद ताबिश सर क्लियर, सियासी क्लियर, और राध्या गौतम क्लियर है सर। और अस्मा इरम बहुत दिनों के बाद आई हैं क्लास करने, लग रहा है जो है जी डॉक्टर साहब क्लियर है। चलिए कोई नहीं, आइए। कह रहा है कि व्हाट वुड हैपन टू ऑल द एनर्जी फिक्स्ड बाय ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है कि प्लांट, ठीक। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, इफ द कम्युनिटी हैज नो एनिमल्स टू ईट, अगर कम्युनिटी हैज नो एनिमल्स टू ईट द प्लांट्स, you can think predation's nature's way transferring to higher trophic level of the energy fixed by plants, है ना। अगर कोई एनिमल्स प्लांट को खाने वाला नहीं होगा तो एक जनरेशन से एनर्जी दूसरे जनरेशन में नहीं जाएगी, जनरेशन ना कहें एक लेवल से दूसरे लेवल पे नहीं जाएगी। हम आपको इकोसिस्टम में पढ़ाएंगे डिटेल। When we think of predator and prey, the most probably it is tiger and deer that readily come to our mind. प्रेडेटर एंड प्रे का एग्जाम्पल हमारे दिमाग में आता है, बट a sparrow eating any seed is no less a predator, ठीक। इसका मतलब क्या है? बट a sparrow eating any seed is no less a predator, इसका मतलब कोई बता सकता है? किसी प्रेडेटर से ये कम नहीं है, ठीक। ये भी क्या है? प्रेडेटर किसी प्रेडेटर से कम नहीं है।
although animals eating plants are categorized separately as herbivorous, herbi यानी घास फूस, ठीक है ना, they are broad ecological context and not very different from predators. अब यहाँ पे कह रहा है कि besides acting as conducts for energy transfer across trophic level, अब होता क्या है कि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी ट्रांसफर होती है. लेवल प्रीडेटर प्ले अदर इंपॉर्टेंट रोल्स, प्रीडेटर्स प्ले अदर इंपॉर्टेंट रोल्स. द कीप प्रे पॉपुलेशन, इसका फंक्शन क्या होता है? प्रीडेटर कीप प्रे पॉपुलेशंस अंडर कंट्रोल. किसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है प्रीडेटर? प्रे की पॉपुलेशन को, है ना. बट फॉर प्रीडेटर्स प्रे स्पीशीज could achieve very high population densities and cause ecosystem instability, है ना. अगर जो है प्रीडेटर नहीं ऐसा करेगा, उसको नहीं खाएगा, यानी प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखता है, अगर ऐसा नहीं होगा तो इकोसिस्टम तुम्हारा इनस्टेबल हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, तुम्हारा इकोसिस्टम बेकार हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा. ठीक. When certain exotic species, very important point, if certain exotic species का मतलब कोई बाहर से स्पीशीज आ गई हो, ठीक है, हम लोग कह सकते हैं एलियन स्पीशीज, ठीक, introduced into a geographical area, they become invasive and start spreading fast and invades land, does not have its natural predators. अगर किसी एरिया में हम लोग कोई एलियन स्पीशीज को लेके आ रहे हैं बच्चों, तो जो है वो इतनी फास्ट वहां पे मल्टीप्लाई करती है, इतनी फास्ट मल्टीप्लाई करती है कि उसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर इन अर्ली 1920, ठीक, कहां पे, समझिएगा बात को, द प्रिकली पियर कैक्टस, एकदम चढ़ जाओ इस पॉइंट पे, प्रिकली पियर कैक्टस चढ़ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इंट्रोड्यूस्ड इनटू ऑस्ट्रेलिया इन द अर्ली 1920. अब बताइए 1920 में और क्या हुआ था? कोई है जो बताए 1920 में और क्या हुआ था एनसीईआरटी में? ये सवाल मैंने बहुत बार पूछे हैं आप लोगों से. अभी तक जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है बच्चों, वो लाइक कर दें, ठीक है ना. 17 लाइक्स दिखा रहा है इस पे. कोई बता रहा है? बताओ 1920 में क्या हुआ था? बैठे हो मुंह छुपाए बेवकूफों की तरह. नहीं याद है. इवोल्यूशन में पढ़ाया था, नेचुरल सिलेक्शन विद इंडस्ट्रियलाइजेशन या विदाउट इंडस्ट्रियलाइजेशन? विद इंडस्ट्रियलाइजेशन 1850 में हुआ था बच्चों. 1850 में विदाउट इंडस्ट्रियलाइजेशन, 1920 में विद इंडस्ट्रियलाइजेशन. याद आ रहा है? नेचुरल सिलेक्शन कम्स फ्रॉम इंग्लैंड. कितने लोगों को याद आ रहा है? अच्छा, लाइक 29 है. अच्छा, मेरे में कम दिखा रहा है इसका मतलब लैपटॉप में. चलिए, मेरे ख्याल से जो है सभी को क्लियर है. हो गया सभी को क्लियर? चलिए, अब यहाँ पे देखिए, यानी ये बात कह रहा है बच्चों कि ये इन्वेसिव एंड स्टार्ट स्प्रेडिंग फास्ट. पिगली पियर कैक्टस इंट्रोड्यूस्ड ऑस्ट्रेलिया इन अर्ली 1920s caused havoc and by spreading rapidly into millions of hectares of land में ये जो है फैल गई थी. क्योंकि इसका प्रीडेटर नहीं था. इसका प्रीडेटर का मतलब इसको खाने वाला कोई नहीं था बच्चों. तो इसकी पॉपुलेशन देखिए आप कितनी भयानक तरीके से ग्रोथ कर ली थी, है ना. मिलियंस ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ रेंज लैंड में इसकी ग्रोथ हो चुकी थी. फाइनली द इन्वेसिव कैक्टस वाज ब्रॉट अंडर कंट्रोल ओनली आफ्टर कैक्टस फीडिंग मॉथ. क्या बच्चों? कैक्टस फीडिंग मॉथ को जब इंट्रोड्यूस किया गया तब जाके इसकी पॉपुलेशंस कंट्रोल में आई. ठीक, समझ रहे हैं कि नहीं? प्रिकली पियर कैक्टस इंट्रोड्यूस किया गया था अर्ली 1920 में ऑस्ट्रेलिया में. याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया में.
ठीक है ना। तो इसकी पॉपुलेशन, क्योंकि इसको खाने वाला कोई नहीं था, प्रीडेटर कोई नहीं था खाने वाला, तो इसकी पॉपुलेशन मिलियंस ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ रेंजलैंड में फैल गई थी। बाद में हम लोगों ने चिंता जताई इस पे कि ये हो क्या रहा है। फिर हम लोगों ने वहां पे इंट्रोड्यूस किया किसको, कैक्टस को खाने वाला, कैक्टस फीडिंग मॉथ को इंट्रोड्यूस किया गया, जो उसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है। ठीक, from its natural habitat was introduced into the country. Biological control methods adapted in agriculture pest control are based on the ability to predators to regulate prey population. अब बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स हमने बताया था, बायोटेक में पढ़ाया था बच्चों, बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स याद आ रहा है। यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म का यूज करके हम लोग उसकी पॉपुलेशन को क्या करें, कंट्रोल करें, इसको बोलते थे बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड। आरएनए आपने पढ़ा था, बीटी कॉटन याद आ रहा है, सब नहीं याद आ रहा है, सब पढ़ाया है, दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, जल्दी बताओ याद आ रहा है, नहीं तो फिर पढ़ाऊं, जरूर रिवाइज करना वहां से। प्रीडेटर आल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग स्पीशीज डाइवर्सिटी इन अ कम्युनिटी बाय रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन एमंग कंपीटिंग प्रे स्पीशीज। देखिए कितना बढ़िया रोल है प्रीडेटर का। प्रीडेटर और क्या करता है बच्चों, हेल्प इन मेंटेनिंग द स्पीशीज डाइवर्सिटी इन अ कम्युनिटी बाय रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन एमंग कंपीटिंग प्रे स्पीशीज। ठीक, तो हमारी जो है इन्वायरमेंटल कंडीशंस में, हमारे इन्वायरमेंट में प्रीडेटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक, अब देखिए आगे प्रीडेटर। अब देखिए प्रे और प्रीडेटर बहुत चालाक होते हैं, ये बहुत चालाक होते हैं, इनको हल्का ना समझना दोनों। प्रीडेटर आल्सो हेल्प, ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है कि इन द रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटीज, इन द रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटीज अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट द स्टारफिश पिज़ास्टर इज अ इंपॉर्टेंट प्रीडेटर। कौन बच्चों, रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटीज ऑफ द अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट starfish pizaster is an important predator. ठीक, in a field experiments when all the starfish were removed, जब सारे starfish को remove कर दिया गया from an enclosed intertidal area, more than 10 species of invertebrates became extinct within a year because of interspecific competition। बहुत अच्छा, interspecific competition का मतलब क्या होता है बच्चों, एक होता है इंट्रा, तो सेम के बीच में है तो हम लोग बोलेंगे इंट्रा स्पेसिफिक, इंटर का क्या बोलेंगे हम लोग, डिफरेंट, यानी डिफरेंट स्पीशीज के बीच में क्या है, कंपटीशन। तो जब हम लोगों ने, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या था बच्चों, ठीक, तो एक स्पीशीज यानी दूसरी स्पीशीज के ऊपर डिपेंड कर रही थी। एक को हटा दिया तुमने, जब एक को हटा दिया तुमने तो दूसरी भी मर गई, क्योंकि ये दोनों आपस में एक दूसरे का काम चल रहा था। ठीक, तो यहां पे आपने क्या किया, when all the starfish were removed, ठीक, जो आपने स्टारफिश को रिमूव किया, more than 10 species, more than 10, not less than, ये भी याद रखना, more than 10 species of invertebrates became extinct within a year because of interspecific competition। क्योंकि दोनों स्पीशीज क्या है बच्चों, अलग अलग हैं, है ना, दोनों स्पीशीज अलग अलग हैं, तो उनके बीच में जो कंपटीशन था उसको हम लोग बोलेंगे इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, नॉट इंट्रा। अगर सेम के बीच में होता तो हम लोग बोलते इंट्रा। ठीक है ना, तो उसको रिमूव करने से देखिए क्या फर्क पड़ा। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं बच्चों। कह रहा है कि इफ अ प्रीडेटर इज टू इफिशिएंट एंड ओवर एक्सप्लॉइट, ये देखिए कह रहा है कि अगर प्रीडेटर, मान लीजिए प्रीडेटर अगर थोड़ा सा रिसोर्सेस का ओवर एक्सप्लॉइटेशन करने लगा, यानी उसका ज्यादा यूज करने लगा, तब क्या होगा। इफ अ प्रीडेटर इज टू इफिशिएंट एंड ओवर एक्सप्लॉइट्स इट्स प्रे, अपने प्रे को ज्यादा शिकार करने लगा, तब क्या होगा, देन द प्रे माइट बिकम एक्सटिंक्ट एंड फॉलोइंग इट। यानी अगर रिसोर्सेस का प्रीडेटर ज्यादा यूज करना शुरू कर देगा अपनी नीड्स के हिसाब से ज्यादा, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जब प्रीडेटर भी मर जाएगा, उसके खाने के लिए खाना नहीं बचेगा। समझ रहे हैं कि नहीं,
उसको खाने के लिए खाना नहीं बचेगा। तो द प्रीडेटर विल आल्सो बिकम एक्सटिंक्ट फॉर लैक ऑफ फूड, फूड की वजह से मर जाएगा। दिस रीजन वाई प्रीडेटर इन नेचर इज अ प्रूडेंट, यानी चालाक होते हैं। प्रूडेंट का मतलब बहुत, ये क्या होते हैं, चालाक होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, चालाक होते हैं। चालाकी इसलिए क्योंकि प्रे स्पीशीज है इवॉल्व वेरियस डिफेंस मैकेनिज्म। अब ये जो प्रे होता है, प्रे के अंदर नेचर ने अपने आप को बचाने के लिए बेहतरीन सुविधाएं दी थी। ठीक, प्रे के अंदर नेचर ने अपने आप को डिफेंस करने के लिए, यानी प्रीडेटर से बचाने के लिए बहुत ही बेहतरीन चीजें डेवलप की थी। नेचर ने उसके अंदर क्या बनाया था बच्चों, प्रे के अंदर नेचर ने क्या बनाया था, नेचर ने इसको कलर दिया, कैमोफ्लेज की प्रॉपर्टी थी। किसकी प्रॉपर्टी, कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज का मतलब क्या होता है, अपने आप को छुपा लेना, अपने आप को प्रेडेटर से बच जाना। अब कैसे बचेगा, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको ले रहा हूं। एक एग्जांपल आपने सुना होगा, क्या नाम है, फ्रॉग का। फ्रॉग देखिए, फ्रॉग क्या करता है, फ्रॉग जहां भी ग्रासेस होती हैं, ग्रासेस में अपने आप को क्या करता है, छुपा लेता है। अपने आप को क्या करता है, वो छुपा लेता है अपने आप को। क्यों छुपा लेता है, अपना कलर चेंज कर लेता है, अपने आप को छुपा लेता है, ताकि क्या हो, ताकि क्या हो, बच सके। आपने देखा होगा हेमीडक्टाइलस वॉल लिजर्ड में ऐसा नहीं होता है। आपने खेमिलियन देखा होगा, खेमिलियन, ट्री लिजर्ड, घिरगिट जिसको बोलते हैं, उसके अंदर भी अपनी प्रॉपर्टी होती है, अपना कलर चेंज कर लेता है। अगर रेड वाले रीजन में जाता है तो रेड कलर का हो जाता है, ग्रीन वाले रीजन में जाता है तो ग्रीन हो जाता है ना। कितने लोगों ने देखा है। तो ये कैमोफ्लेज की प्रॉपर्टी जो है नेचर ने उन लोगों के अंदर खुद दी है। क्लियर, बस सर यही लास्ट पॉइंट है, बस यही खत्म हो जाए, लास्ट है ना। तो यहाँ पे सम स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग्स आर क्रिप्टली कलर्ड कैमोफ्लेज टू अवॉइड बीइंग डिटेक्टेड इजीली बाय द प्रेडेटर, यानी अपने आप को छुपा लेते हैं अपने अंदर जो है कलर चेंज करके। क्लियर, बस बेटा मैं छोड़ रहा हूं। अब एक और पढ़िए कि सम पॉइजनस एंड देयरफॉर अवॉइडेड बाय सम पॉइजनस वीड्स। अब जैसे आपने पढ़ा होगा, एक बर्ड है बच्चों, जिसके अंदर होता क्या है, मोनार्च बटरफ्लाई, ये डिस्टेस्टफुल हो जाती है बर्ड्स के लिए। यही पैराग्राफ पढ़ के हम लोग खत्म करते हैं। मोनार्च बटरफ्लाई इज हाईली डिस्टेस्टफुल टू इट्स प्रीडेटर। ठीक, प्रीडेटर कौन है इसका, बर्ड है। ये बर्ड जो है मोनार्च बटरफ्लाई को नहीं खाती है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर बच्चों केमिकल प्रेजेंट होता है। उस केमिकल का नाम याद रखिएगा आप लोग, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, लिख लीजिएगा। क्या होता है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। ये मेडिसिन में दवा यूज होती है। ठीक, ये कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स मोनार्च बटरफ्लाई के अंदर होता है, जिससे जब बर्ड इसका शिकार करती है तो बर्ड जो झन्ना जाती है बिल्कुल, उसके बाद इसका शिकार नहीं करती है जाके। ठीक, बिकॉज ऑफ स्पेशल केमिकल, यही केमिकल क्या है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट इन इट्स बॉडी। Interestingly, the butterfly acquire this chemical during its caterpillar stage. Caterpillar stage का मतलब जब छोटू सी थी। ठीक, एंड पॉइजनस वीड्स, यही पॉइजनस वीड्स नाम याद रखिएगा। उसका केमिकल क्या होता है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, एनसीईआरटी में मेंशन नहीं, लेकिन आप लोग लिख लीजिएगा, पॉइजनस वीड्स में केमिकल क्या होता है। क्लियर, अरे नहीं बेटा खींचे नहीं जा रहे हैं, बस यही पैराग्राफ पढ़ के हम लोग चलते हैं घर। अब इसके बाद देखो कह रहा है कि फॉर प्लांट्स, अब हर्बिवोरस आर द प्रीडेटर्स, है ना। हर्बिवोरस का मतलब हर्बो को खाने वाले, प्लांट को खाने वाले प्रीडेटर कहलाएंगे। कह रहा है कि नियरली 25%, कितने बच्चों, नियरली 25% ऑफ ऑल इंसेक्ट्स आर नॉन टू बी फाइटोफेगस। फाइटोफेगस का मतलब होता है कि प्लांट को खाने वाले। ठीक, फीडिंग ऑन प्लांट सैप एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। प्रॉब्लम इज पार्टिकुलरली severe for plant because unlike animals they cannot run away from their predators। प्लांट के अंदर खास बात थी। अब देखिए नेचर हमेशा हर किसी के साथ इंसाफ करता है। तो यहाँ पे प्लांट जो है भाग तो पा नहीं रहे हैं,
प्लांट बोले भगवान जी से, साहब बड़ी दिक्कत। बोले क्या हुआ? बोले साहब हम तो भाग ही नहीं पा रहे हैं जब प्रीडेटर दौड़ाता है हमको। तो बोले अच्छा क्या चाह रहे हो? कहा कि सर हमारे अंदर कुछ बना दीजिए ऐसा। तो नेचर ने उसके अंदर, किसी प्लांट के अंदर कांटे बना दिए, किसी प्लांट के अंदर जो है केमिकल बना दिया, किसी प्लांट के अंदर जो है थॉर्न्स, स्पाइंस, ये सब का डेवलपमेंट कर दिया, ताकि जब तुम्हें कोई शिकार करने आए तो तुम चुभ जाओ उसको, है ना, वो दौड़ता हुआ भागे कि अब ना आएंगे तुम्हारे पास। क्योंकि डिफेंस मैकेनिज्म तो करना जरूरी है, क्योंकि नेचर हर किसी को सरवाइव करने का मौका देता है। हर किसी के अंदर कैपेबिलिटी नेचर पैदा करता है कि तुम हार्श कंडीशन में भी सरवाइव कर जाओ एनवायरनमेंट में। तो यहाँ पे क्या हुआ कि प्लांट शिकार लेके पहुंच गए, साहब हम तो भाग नहीं पाते हैं, प्रीडेटर दौड़ा लेता है। तो ठीक है साहब, तो प्लांट्स आर देयरफॉर हैव इवॉल्व्ड एस्टोनिशिंग वैरायटी ऑफ मॉर्फोलॉजिकल। मॉर्फोलॉजिकल का मतलब अपने स्ट्रक्चर में चेंज करना। मैंने कल बताया था आपको मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन। मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन का मतलब उसने अपने अंदर थॉर्न्स बना लिए, कांटे पैदा कर लिए, ठीक है। एंड केमिकल डिफेंस अगेंस्ट हर्बिवोर्स। थॉर्न्स किसमें? एकेसिया एंड कैक्टस। कैक्टस का प्लांट तो देखा होगा आपने, मैंने बताया था कि ये लोग और क्या करते हैं, जो डिजर्ट वाले प्लांट होते हैं वो लोग अपने आप में ट्रांसपायरेशन को कम करने के लिए सरफेस एरिया को रिड्यूस कर लिया। सन के इंस्ट्रूमेंटा था, थिक क्यूटिकल का फॉर्मेशन हुआ था, इस वजह से ट्रांसपायरेशन कम होता है, लॉस कम होता है पानी का, ये मैंने कल बताया था आपको, ठीक है ना। द मोस्ट कॉमन मॉर्फोलॉजिकल मीन्स ऑफ डिफेंस, ठीक, थॉर्न्स। मेनी प्लांट्स प्रोड्यूस एंड स्टोर केमिकल्स दैट मेक हर्बिवोरस सिक when they are eaten, inhibit the feeding और digestion, यानी उसको डायरिया हो जाता है, पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है ना। तो प्लांट के अंदर और भी केमिकल्स होते हैं। सर वक्त क्लास आपकी हो रही है, टाइम चेंज हो गया। हाँ बस बेटा दो मिनट और, यही लास्ट है। अब इसमें कह रहा है कि प्रोड्यूस स्टोर केमिकल्स दैट मेक डिसरप्ट इट्स रिप्रोडक्शन और इवन किल इट। यू मस्ट सीन द कैलोट्रॉपिस। मदार का पेड़ आपने देखा होगा कि मदार के पेड़ के अंदर भी केमिकल्स जो होता है कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स होता है, लिख लेना। मदार का पेड़ जो आपने देखा होगा उसके अंदर क्या होता है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। इसके अंदर भी देखा होगा आपने सुना होगा, अगर इसको आंखों में डाल देते हैं तो लोग अंधे हो जाते हैं। आपने सुना होगा आंखों में जब इसको डाल देते हैं तो क्या हो जाते हैं, लोग अंधे हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये भी क्या है, पॉइजनस है। इसको देखा होगा आपने, कोई बकरी भेड़ जो है, गाय भैंस कुछ नहीं खाते हैं इसको, इस वाले प्लांट को, ठीक। द प्लांट प्रोड्यूस हाईली पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स एंड दैट इज व्हाई नेवर सी एनी कैटल और गोट्स ब्राउजिंग दीज प्लांट्स। कोई कैटल और गोट इसको नहीं खाता हुआ आपने देखा होगा, ठीक। A wide variety of chemical substance extracted from plants like commercial scale like nicotine, caffeine, चरस, गांजा, भांग, ये सब निकलती हैं, ठीक है ना। और प्रोड्यूस और एक्चुअली डिफेंस अगेंस्ट ग्रेजर्स एंड ब्राउजर, यानी चरने वाले और चरवाने वाले, ठीक है ना। जो चरने वाले और चराने वाले होते हैं गाय भैंस बकरी को, उसके लिए भी ये जो है खतरनाक होता है, दोनों के लिए, ठीक है ना। ये दोनों के लिए जो हार्मफुल होता है, चाहे वो गाय भैंस बकरी हो या उसको चराने वाला अभिषेक हो, ठीक, दोनों के लिए खतरा होता है कि इसके अंदर आपको नशे में, है ना, मैं नशे में हूँ हो जाएगा, क्योंकि दोनों के अंदर केमिकल तगड़ा होता है, ठीक। नशे में दोनों आ जाएंगे। तो हम लोग बच्चों 10 मिनट का ब्रेक देते हैं, या 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। आपकी 2 बज गया है, क्लास आपकी अगली स्टार्ट होनी है। 5 मिनट का ब्रेक दिया जा रहा है आपको। 5 मिनट बाद आप लोग फटाफट खा पी के तैयार हो जाइए। काट दिया फिर क्यों कह रहे हैं?